से जब पूछा गया तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि भारत दलाली नहीं करता। अब पाकिस्तान के मध्यस्थता करके तो वो शब्द दलाली का इस्तेमाल करना तो फिर क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे मौके इतिहास में है और पाकिस्तान को इससे निश्चित तौर पर फायदा हुआ है और भारत को अगर नुकसान न भी हुआ तो कम से कम भारत की जो छवि है उसमें कोई आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे। तेल, ऑयल, एलपीजी, गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की। आपको क्या करना चाहिए? भारत उसमें एक दर्शक बनकर दूर से देखकर पाकिस्तान पीसमेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में और भारत तो पीछे छूट गया। क्या पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो कितना कामयाब हुआ ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट था जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे। तेल, ऑयल, एलपीजी, गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की। हमला किया था परमाणु वाला मामला, वो तो अभी उसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। सोर्स के हिसाब से कुछ आज बात वो अलग चल रही है। तो अब मध्य पूर्व की और दुनिया की राजनीति किस प्रकार से संतुलन जो है पूरा बदल गया है, कैसे बदलेगा? और मोदी तो होने से पहले इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले थे, वो भी बाद में जोड़ेंगे इस मुद्दे पे। थोड़ा सा मैं इतिहास में लेके जाऊंगा। जब 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके पहले तक इंग्लैंड, ब्रिटेन एक दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर कंट्री था, लेकिन उस युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी। भारत छोड़कर उसको भागना पड़ा और उसके बाद से जो बादशाहत अमेरिका की शुरू हुई वो तकरीबन 55 साल इधर, 25 साल इधर आप जोड़ दिए तो तकरीबन 80 साल की बादशाहत अमेरिका की थी। उस बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस बीच में जो है वो कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, शीत युद्ध हुआ। सोवियत यूनियन की तरफ से उसको बड़ी चुनौती मिली। सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है, कोलैप्स होने के बाद चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरता है और चीन अमेरिका को खुले तौर पर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर अपने आप को स्थापित करता है। उसकी अर्थव्यवस्था में गजब की सामर्थ्य दिखाई पड़ती है, लेकिन अमेरिका की बादशाहत लगातार बनी रहती है। इस युद्ध ने अमेरिका की बादशाहत को इतने गहरे घाव दिए हैं कि अब दुनिया में अमेरिका की जो बादशाहत है उसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जिसे कहते हैं डिक्लाइन ऑफ अ ग्रेट अमेरिकन एम्पायर। अब वो डिक्लाइन शुरू हो गया है। अभी भी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दुनिया के सारे बड़े-बड़े जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं या जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में बड़े-बड़े परिष्कार हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सेमीकंडक्टर के मामले में हो, फेसबुक है या फिर ट्विटर है या फिर और तमाम तरीके की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो सब अमेरिका के अंदर है। तो लेकिन अमेरिका की बादशाहत अब नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है और चीन एक बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ भविष्य का नंबर 1 देश बनने की दिशा में है। तो एक चीज हुआ है, अमेरिका की बादशाहत को बहुत गहरी चोट लगे। दूसरा, इजराइल की जो तूती बोला करती थी, इजराइल से लोग डरा करते थे, अब इजराइल की जो क्षेत्रीय एक सुपर पावर की हैसियत थी, उसको बहुत गहरी चोट लग गए हैं और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है कि उसकी पूरी राजनीति, उसका पूरी विश्व की पॉलिटिक्स वो अमेरिका के भरोसे चलती है। जब अमेरिका उसको डांटता है तो चुपचाप बैठ जाता है, कमजोर या एक कायर कबूतर की तरीके से, और कुछ नहीं करता। फिर थोड़ी बहुत खुराफात करने को फिर डांट खाता है, फिर चुप हो जाता है, फिर डांट खाता है, फिर चुप हो जाता है। तो ये अब इजराइल की ताकत एक तरीके से रह गई है। इस लड़ाई में जो तीसरी बड़ी जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज थे, जो अपने आप दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमी के तौर पर इमर्ज कर रहे थे, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, अपने आप को बदल रहे थे पूरी तरीके से, ओमान हो, इन सब का भी जो दबदबा है वो धीरे-धीरे कम हुआ है। एक ऐसे देश की उनकी छवि बन गई कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते और अमेरिका भी रक्षा नहीं कर सकता। ये भी इस बात को तय हो गया। तो तीसरा नुकसान तो ये हुआ कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब जो ये छोटे-छोटे देश मुस्लिम कंट्रीज थे, उनकी भी कमजोरी खुलकर सामने आ गई। चौथा, इसमें जो सबसे बड़ा फायदे का सौदा रहा है वो ईरान का सौदा रहा है। ईरान ने ये दुनिया को साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर अगर लड़ने का मादा है, अगर आप वाकई में जिगरा है, जीवटपन है और आप मरने से डरते नहीं हैं, तो आप अमेरिका की ताकत के सामने आप झुकने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। आप अमेरिका को तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं, उनके सामने घाव खाने के बावजूद भी आप खड़े रह सकते हैं। और ये दुनिया के तमाम देशों के लिए एक बड़ा संदेश है कि अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका से लड़ने की जरूरत है और प्लानिंग बनाने की भी। हाँ, इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि अगर आपने रणनीति सही बनाई है, सही जगह पर अगर आप हमला कर रहे हैं, तो फिर आप अमेरिका से लड़ सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं और एक बेहतर पावर के तौर पर इमर्ज कर सकते हैं। तो इस पूरे युद्ध में अमेरिका की फजीयत हुई है, इजराइल की फजीयत हुई है, जो मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश हैं उनकी फजीयत हुई है, लेकिन ईरान इसमें एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शख्सियत के तौर पर उभरा है। ऐसा नहीं कि वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो गया है, लेकिन उसका सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है कि वो लड़ने वाला देश है, वो झुकने वाला और एक हथियार साबित हो गया हॉर्मुज, और फ्यूचर में भी रहेगी दम उसकी वो। इसके अलावा जो एक चीज और स्पष्ट हुई है कि अगर आपको अमेरिका जैसे किसी दुनिया के बड़े सुपर पावर से लड़ना है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़े-बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है। सही रणनीति और जो आपके पास छोटे-छोटे हथियार हैं उनका सही इस्तेमाल। जैसे अमेरिका की जो मिसाइल को साधने की जो टेक्निक है, उसको आप ड्रोन से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यानी ये जो पूरा एसिमेट्रिक वॉरफेयर थी, जो जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एक तरफ अमेरिका की माइट थी, अरबों खरबों डॉलर था, टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल सिस्टम था, इजराइल का आयरन डोम था, और दूसरी तरफ कुछ लोगों की एक आर्मी, छोटी बहुत आर्मी थी जिसके पास ड्रोन था, जिसके पास पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशंस थी कि अगर आप इस ड्रोन को यहां पे अगर गिरा सकें तो आप इनका भयंकर नुकसान कर सकते हैं। आप अगर अमेरिका से नहीं लड़ सकते तो अमेरिका के जो पिछड़कू देश हैं उनको आप नुकसान करके अमेरिका की जो बादशाहत को खत्म कर सकते हैं। ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में या ग्लोबल वॉरफेयर में जो एक तरीके से गुरिल्ला राजनीति जो आई है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर आया है, जिसका कुछ अंदाजा पहले भी लोगों ने देखा है। अफगानिस्तान में भी इसका अंदाजा लोगों ने देखा है। वियतनाम तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वियतनाम में अमेरिका की तमाम ताकत के बावजूद वियतनाम को जीत नहीं पाया। लेकिन यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके की बात हुई है कि बड़े-बड़े हथियार आपके साथ हो, लेकिन अगर आपके पास लड़ने का मादा है, अगर आपके पास सही रणनीति है और आप अपने हथियारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप जो है अमेरिका की बादशाहत को या सुपर पावर को आप कमजोर कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये उसका एक लबो-लबाब है। अब फाइनली शांति वार्ता के शब्द क्या होते हैं, उसकी भाषा क्या होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि आपको ध्यान होगा कि मामला न्यूक्लियर वॉरफेयर का है ही नहीं। ये तो एक बहाना था ईरान को नेस्तनाबूद करने का, और ईरान एक चीज चाहता था कि हमको हमारे ऊपर हमला ना हो, इसका वायदा आपको हमें करना पड़ेगा। न्यूक्लियर डील को तो 2015 में तैयार हो गया था, उसमें भी संधि कर दी थी, या 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी ओमान के माध्यम से जिनेवा में बातचीत हुई थी, उस वक्त भी न्यूक्लियर डील पर संधि था। तो न्यूक्लियर डील कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वो चाहता था कि हमें ये भरोसा दिया जाए कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, और मुझे लगता है कि अमेरिकन ने वो भरोसा उनको दे दिया है। बिल्कुल, जो मुआवजा है वो भी मिलेगा और जो संपत्ति जब्त थी वो भी मिलेगी और वादा भी किया जाएगा। बहुत चीजें हैं जिसमें साफ-साफ नजर आता है कि ईरान की। आशुतोष जी, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत उसमें एक दर्शक बनकर दूर से देखकर पाकिस्तान पीसमेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा?
देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज़ हुई है और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ दुनिया में परसेप्शन है कि अमेरिका के साथ और अमेरिका हमें रोज़ अपमान कर रहा है। अभी हाल का जो फैसला है, आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सीफेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई अमेरिका के हमले में और अमेरिका उस पर बजाय अफ़सोस जताने के उसी ने चौड़ा करके हमको हेकड़ी अपनी दिखा चेतावनी आदेश दे रहा है। हाँ, तो ये और हम जिस तरीके से इज़राइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है, तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा परसेप्शन बना था और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेके, उसको नुकसान पहुंचा है। तो आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी, गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की और ऐलान भी पहले किया, ट्रंप को पहले पोस्ट करके किया। बिल्कुल, शाबाश तो वो अली। काफ़ी हद तक उसमें मुझे परसेप्शन बनाने में ज़रूर कामयाब रहा कि कम से कम उसकी भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका थी और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ हैं। तो ये एक भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़रूर वहाँ पर 20 रहा है। वास्तव जी, रशिया और चाइना के भी समीकरण बदलेंगे, वो भी अपनी नीति बदलेंगे इस युद्ध के बाद? देखिए, रशिया और चाइना तो आज की तारीख में बहुत कट्टर दोस्त हैं एक तरीके से, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। हाँ। रूस इस युद्ध ने क्या किया कि जो रूस के ऊपर ये आरोप लगता था कि रूस एक हाँ। हमलावर देश है, एक एग्रेसर है। अब अमेरिका कम से कम रूस के बारे में ये नहीं कह सकता क्योंकि आपने भी बिना कुछ कहे, बिना किसी कारण के आपने ईरान के ऊपर हमला किया था। तो उस लिहाज से जो एक नैतिक ताकत होती है किसी देश की, दूसरे को ना कहने की, दूसरे को समझाने की, वो नैतिक ताकत आज की तारीख में अमेरिका खो चुका है और रूस को ये नहीं कह सकता कि आप गलत रास्ते पर हैं। और इधर आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ा युद्ध तेज हुआ है और शांति वार्ता की कोई उम्मीद वहाँ दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि रूस के हक में होगा कि अगर वो इस युद्ध को रोके और वो अपने आप को रिग्रुप करने की कोशिश करे क्योंकि युद्ध अब काफी लंबा खिंच चुका है और उसमें रूस के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। और तीसरी बात क्या है, इसमें सबसे बड़े फायदे में चाइना रहा है। चाइना चुपचाप पूरा खेल देख रहा था, अंदर से वो ईरान की मदद कर रहा था, ईरान से तेल ले रहा था, ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा था, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था और जब अमेरिका की बादशाहत पर चोटें पड़ रही थी तब चाइना जो है वो किसी कोने में बैठ के जरूर बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा क्योंकि देखिए आपका दुश्मन प्रतिद्वंदी अगर उसको घायल हो रहा है तो जो सामने वाला है वो तो उसकी ताकत तो भले ही न बढ़े लेकिन उसको इस बात का अंदाजा होगा कि जो सामने वाला था उसकी ताकत लगातार कमजोर हो रही है। तो चीन इस मामले में बड़ा प्लेयर बनकर मच गया है। वो जाते जाते तुरंत एक शब्द याद आ गया, जयशंकर से जब पूछा गया तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि भारत दलाली नहीं करता। अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता करके और तो वो शब्द दलाली का इस्तेमाल करना और आज की स्थिति को देख के क्या कहेंगे? ये उनकी खींच है दरअसल, वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अगर मीडिएशन करना दलाली है तो फिर ऐसे बहुत सारे मौके इतिहास में है और पाकिस्तान को इससे निश्चित तौर पर फायदा हुआ है और भारत को अगर नुकसान ना भी हुआ तो कम से कम भारत की जो छवि है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। कमजोरी हुई है बिल्कुल भारत की जो छवि पहले थी उसके मुताबिक। तो कुल मिलाकर भारत ये युद्ध है, ईरान ने जो सिर्फ युद्ध ही नहीं रोका है, पश्चिम एशिया की पूरी राजनीति बदल दी है और भारत को भी सोचना होगा कि नए सिरे से पश्चिम एशिया की राजनीति में, नीति में, विदेश नीति में कैसे बदलाव किया जाए क्योंकि जो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद पूरी राजनीति में समीकरणों में बहुत बदलाव होने वाला है। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ विद। अगर आप पाकिस्तान पर इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।